नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली दरबार में भी आजकल एक अजीब सी स्थिति, और अजीब सी स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में इस वक्त मॉनसून का कहर है, सैलाब का कहर है। त्रिपुरा से लेकर और महाराष्ट्र तक, या यूं कहें आप कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सैलाब ही सैलाब है, पानी ही पानी। और लोग कहीं ना कहीं पानी से जान बचा रहे हैं, और घर के घर बह गए, बस्तियां की बस्तियां बह गईं इस सैलाब में। कहीं बादल फट गया तो कहीं जल स्तर जो है घरों के छत तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति जब देश में संकट है, सैलाब है, देश के जो प्रधान सेवक हैं वो रोड शो निकाल रहे हैं। वो अहमदाबाद पहुंच गए आज, और वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं और लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है देखकर कि जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कोई जंग जीत ली हो और उसका जश्न मनाया जा रहा हो। अब दोस्तों, देश में सैलाब का कहर है और उधर प्रधान सेवक जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं, जश्न के मूड में दिख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि गुजरात में ना कोई चुनाव है, ना असेंबली इलेक्शन है, ना कोई बाई इलेक्शन है, ना अहमदाबाद में कोई इलेक्शन है, ना ही कोई ऐसा पर्व है, त्यौहार है, और ना ही कोई आज़ादी का उत्सव है जहां पर आप रोड शो कर सके। फिर भी रोड शो हो रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहला मौका होगा, नेहरू से लेकर वाजपेयी तक या इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री बाढ़ के कहर के बीच रोड शो कर रहा है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री बेपरवाह हो सकते हैं लेकिन बेखबर बिल्कुल नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसी रोड शो में अहमदाबाद में जब उन्होंने रैली करी आज ही के दिन, तो उन्होंने रैली में कहा कि देश में बाढ़ का संकट है, देश में मॉनसून का संकट है, सैलाब का कहर है, लोगों की जान संकट में। ये बात उन्होंने कही, यानी उनको मालूम है कि देश में स्थिति क्या है, कितनी भयावह है, लेकिन रोड शो जारी है। सुनिए, जरा सुन लीजिए। देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि प्रधान सेवक को मालूम भी है कि देश में इस वक्त बाढ़ का कितना गहरा संकट है, उसके बावजूद भी अगर उनको परवाह नहीं तो उसको हम क्या माने कि क्या वाकई मिस्टर मोदी रिटायरमेंट मोड में है? क्योंकि रिटायरमेंट की जो तारीख है, अगर हम आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के बयान पर गौर करें तो रिटायरमेंट की जो तारीख है वो 17 सितंबर है, जो बहुत करीब आ गई है, बहुत करीब आ गई, जब मोदी जी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं। और मोहन भागवत ने कहा था कि 75 बरस के होने पर किसी भी नेता को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। तो क्या रिटायरमेंट मोड में मिस्टर मोदी हैं? और ये जो जश्न है, जहां आज उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूं अहमदाबाद, मैं एक बेटे की हैसियत से आया हूं, अहमदाबाद का मैं बेटा हूं, इस हैसियत से मैं अहमदाबाद आया हूं। क्या वाकई मोदी जी के माइंड में कुछ चल रहा है, या ये हमारे सिर्फ कयास हैं? और क्या ये बात सही है कि इधर बार बार मोदी गुजरात जा रहे हैं? इस बार भी मोदी रोड शो के बाद वो दो दिन अहमदाबाद में रहेंगे, एक ऐसे वक्त पर जब फिजी के प्रधानमंत्री इस वक्त दिल्ली में, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री का गुजरात जाना, रोड शो करना कुछ ना कुछ संकेत तो देता। अब ये संकेत कितने सही हैं, मुझे लगता है इसकी तह में भी जाना चाहिए। अब मोदी क्या सोच रहे हैं, मोदी जी की प्लानिंग आगे की क्या है? क्या वाकई वो रिटायरमेंट मोड में है, या ये बात बिल्कुल गलत है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, कुर्सी पर तब तक बने रहेंगे जब तक ऐसी स्थितियां ना हो कि कुर्सी वाकई छोड़नी पड़े? आगे क्या होने जा रहा है? और ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब कोई पत्रकार, संपादक या एक्सपर्ट नहीं दे सकता। ऐसा ही व्यक्ति दे सकता है जो मोदी जी को कम से कम 40-50 बरसों से जानता हो, मोदी जी के साथ सरकार में काम किया हो, संघ में काम किया हो, मोदी जी के साथ बरसों बरस बिताए हों, और फिर वो खुलकर भी बोले। अब ऐसे लोग तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन आज मैंने कोशिश की है, दो ऐसे लोगों को आपके सामने कर रहा हूँ जो मोदी जी को वाकई, या यूँ कहूँ मोदी जी की रग रग से वाकिफ़ है और खुलकर बोलते भी हैं। एक साहब हैं वासुदेव पटेल, 1973 1973 से मोदी जी को जानते हैं, 1973 से जानते हैं।
आरएसएस में रहे और भी उनके साथ उन्होंने काम किया, और वो अमित शाह को भी 1980 के दशक से जानते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो जय नारायण व्यास होंगे, एक और मेहमान है, ये सीधे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जहां आज रोड शो किया गया। जय नारायण व्यास 1977 से मोदी को जानते हैं, और 80 और 90 के दशक में, यहाँ तक कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो वो उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी बहुत करीब से जानते हैं। इन दोनों लोगों को गौर से सुनिए और खुद तय करिए मोदी किस मोड में है। व्यास साहब, क्योंकि आप मोदी जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे, मोदी जी के आप एक समय में बहुत करीब थे, मोदी आपको बहुत मानते थे, क्या आपको बुरा नहीं लगा कि देश में बाढ़ है और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है, एक तरह का एंटरटेनमेंट शो कर रहा है? नहीं, देखिए, हर एक की संवेदना अलग अलग होती है ना, ये संवेदना की बात है। मेरा काम कार्य पद्धति ये थी कि जब अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो फर्स्ट प्लेस आई रश्ड वाज सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, और अगर मैं 500 गज से चूक गया, नहीं तो मैं भी ब्लास्ट में फंस गया जिसमें 25 लोग मरे। तो जाना चाहिए जगह पे, यू मस्ट हैव योर हैंड्स ऑन द एक्सीलरेटर एंड ब्रेक्स, ईदर बोथ, क्लच बोथ। नहीं, आपको लगता नहीं है, आप तो मोदी जी से सीनियर हैं 2-3 साल, क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी जी को रोड शो की जगह जहां बाढ़ है वहां का दौरा करना चाहिए था? मुझे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जहां कहा कि हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है, वन हैज टू बेयर हिज ओन क्रॉस। तो अगर उनको ये स्टाइल रास आती है तो करे सही, मेरी नहीं है ये स्टाइल। वासुदेव जी, 1973, आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, आप 1973 से मिस्टर मोदी के साथ काम करते थे, संघ में करते थे, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप कनाडा से जुड़ रहे हैं सीधे। मोदी जी को भी आप 73 से जानते हैं, 1985 से आपने अमित शाह के काम किया। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, जैसे बाढ़ का ये जो पूरा मैं देख रहा हूं, एक देश में उसका प्रकोप है, लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है आज के रोड शो को देखे कि उनको उसकी चिंता नहीं है। क्या मोदी जी देश से ऊपर हैं या देश मोदी जी के ऊपर है? आपने क्या समझा इन 40-50 बरस के मोदी जी के साथ संबंधों से? ऐसा है कि मोदी जी, जैसे आपने पूछा है कि ये देश के ऊपर है, क्या देश के ऊपर है मोदी जी? हाँ जी। इनका कारण ये है कि आप मोदी जी को यदि आपको समझना है तो वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में देखना पड़ेगा। ये 3 काम कर रहे हैं, एक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक विदेशों का प्रवास कर रहे हैं, और तीसरा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वासुदेव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने मोदी जी को कब समझा कि ये आदमी मार्केटिंग में बिलीव करता है, ये आदमी इवेंट में बिलीव करता है, ये आदमी तड़क भड़क में? कब आपको लगा? 1973 में ही लग गया था, 74 में लगा, 75 में लगा, 80 में लगा, कब आपने रियलाइज किया कि आदमी मार्केटिंग मैन है? ये मार्केटिंग वाला जो मामला है, वो मार्केटिंग वाला पहले मामला आपने खुद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया शुरू से ही। संघ में इसमें ऐसा है कि साधारणतः संघ में जो अधिकारी लोग रहते हैं ना, वो ज्यादातर काम करने का जो समय होता है इनके हिसाब से प्रमोट होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो भ्रमित किया वो यहाँ के संघ के प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक। इनके साथ इनका घरोबा बढ़ा और इनके हिसाब से वो आगे बढ़े। बीजेपी में इनका डिप्लॉयमेंट जो हुआ है, इनका कारण संघ के प्रांत प्रचारक है। सब अच्छा, एक मिनट, प्रांत प्रचारक, उस वक्त गुजरात के प्रांत प्रचारक मतलब गुजरात के आरएसएस के चीफ कौन थे? आप कह रहे हैं कि उनको प्रभावित किया मोदी जी? वकील साहब थे। हाँ, वकील साहब थे, और उन्होंने इनके साथ जो व्यवहार रखा, जो अपनी जो काबिलियत है वो प्रकट की, इनके हिसाब से उनको बीजेपी में भेजा गया। और बीजेपी में जाकर उन्होंने ये संघ को ठीक तरह से जानते थे, इसलिए प्रांत प्रचारक, संघ में सारे निर्णय है ना वो प्रांत प्रचारक लेते हैं राज्यों के लिए, जहां पर तो बीजेपी में फिर आगे कैसे बढ़ गए? वहां तो चलिए आरएसएस, एक मिनट, आपने कहा कि आरएसएस में, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, 73 से मोदी जी के साथ हैं, आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग करना शुरू से जानते थे। मोदी जी ने वकील साहब करके गुजरात में आरएसएस के चीफ थे, उनके मोदी जी करीब आ गए और वहां से मोदी जी आगे बढ़े।
फिर बीजेपी में कैसे आगे बढ़े? किसी वहां भी किसी वकील साहब को पकड़ लिया, वकील साहब जैसे आदमी को, किसी केशु भाई पटेल को, या फिर अडवाणी जी को, किस वहां भी किसी को पकड़ा इन्होंने? जी नहीं, ऐसा है कि संघ और ये जी विविध, हाँ, बीजेपी विविध क्षेत्र में आता है, तो बीजेपी के ज्यादातर डिसीजन है वो संघ और संघ के जो विविध क्षेत्र रहते हैं ये सब मिलकर लेते हैं ना, तो वहां पर भी रोल प्रांत प्रचारक का ही रहता है। तो आपने अभी प्रांत प्रचारक को खुश रख दिया तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। वासुदेव जी कह रहे हैं कि भाई अपने जो बॉस होते थे, आरएसएस में जो बॉस होते थे, हमसे जो सीनियर होते थे, उनको एक तरह से उनका मन जीत लेते थे मोदी जी, उनको शीशे में उतार लेते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में कहता है शीशे पे उतार लेना, इतनी तारीफ कर देना, और फिर उन लोगों ने मोदी जी को आउट ऑफ द वे आगे बढ़ाया। आप कुछ व्यास साहब कहना चाह रहे थे, आपसे आपने कहा नहीं, कुछ बोलना चाह रहे? दो चीज कहना चाहता था। एक तो मैं वासुदेव जी ने जो भी कहा उसके साथ शतशः सम्मत हूं। उन्होंने जो एनालिसिस दी बिल्कुल सही एनालिसिस है। ओके। दूसरी बात, बीजेपी में कैसे हावी हो गए, तो बीजेपी में आके उन्होंने देखा कि बीजेपी में तब तक किसकी तुति बोलती थी, तो कोई 6 या 8 लोग थे। उसमें से एक मकरंद देसाई करके काफी बोल्ड एंड आउट गोइंग काइंड ऑफ लीडर थे। उनको छोड़ के बाकी के लोग जो थे वो एवरेज बैकग्राउंड और एवरेज कैपेबिलिटी वाले लोग थे। पहले तो उसमें उन्होंने फूट डाली, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई में फूट डाली, तो केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। अच्छा, ओके। हाँ, ये जो खजुराहो का जो प्रकरण हुआ वो यही उन्होंने किया क्या कि जब केशुभाई पटेल 1998 में दूसरी बार चुन के आए, उसके पहली बार चुन के आए थे, सुरेश मेहता का मंत्रिमंडल बना, वो मंत्रिमंडल सुरेश मेहता का बना, उसके पहले की केशुभाई की जो टेन्योर थी 95 के केशुभाई के मंत्रिमंडल में उन्होंने कई कॉम्पिटेंट लोगों को लेने ही नहीं दिया। जैसे आत्माराम पटेल को नहीं लिया गया, दिलीप पारिक को नहीं लिया गया, एक बड़ी बात मुझे नहीं लिया गया। तो ऐसे एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि दर्शकों को बताना भी है, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह से दर्शक देख रहे हैं। दोस्तों, इनका कहना है, व्यास साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी सरकार में, इनका ये कहना है कि आरएसएस में वकील साहब को का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, और जब वो बीजेपी में आए तो शंकर सिंह वाघेला बड़े नेता थे बीजेपी के, केशु भाई पटेल बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे। इन दोनों के बीच में एक तरह से ये कह रहे हैं टकराव करा दिया, और दोनों जब आपस में भिड़ गए तो एक रास्ता मोदी जी ने आगे अपना बढ़ाया, और ये मकाम था। मैं फिर आ रहा हूं, जरा आज के प्रकरण पर आ रहा हूं। वासुदेव जी, आपके इतने पुराने साथी, 50-55 बरस के साथी मोदी जी, देश में बाढ़ है, लोग तो कहते हैं साहब कि नेता को तो सबसे पहले जो मुसीबत में लोग फंसे हैं, मुसीबत में जो जनता फंसी, उसकी मदद करनी चाहिए। हम देखते थे हमारे उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी थे, हमने ये भी देखा वीर बहादुर सिंह, इस तरह के मुख्यमंत्री जब बाढ़ आती थी तो वो हेलीकॉप्टर से दौरे ही करते रहते थे, उसी एरिया में रहते थे। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री को जहां बादल फट गया, 100 लोग मर गए, वहां जाना चाहिए था और अहमदाबाद नहीं आना चाहिए था? मिस्टर वासुदेव, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री को ऐसे वक्त पे अहमदाबाद में रोड शो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया क्यों, ये समझने की जरूरत है ना जी। सेंसिटिविटी जैसी कोई चीज नहीं है, सत्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वही काम करते हैं। साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैंने मोदी जी को कितनी बार रोते हुए देखा है साहब कैमरे पर। 11 साल आप कह रहे हैं संवेदनशील नहीं है जी। 11 साल में ऐसी संवेदनशील वाली कोई भी घटना हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि आज एक सवाल खड़ा हो रहा है, कभी भी आपने देखा है कि ऐसी संवेदनशील मौके पर मोदी जी वहां पर खड़े या तो ट्वीट कर दिया है या तो कुछ बोल दिया है? एक भी नहीं, एक मिनट वासुदेव जी, मैं जरा इनसे व्यास साहब तो कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी जी के। भाई पटेल साहब कह रहे हैं कि संवेदनशीलता की कोई कमी है। भाई संवेदनशील आदमी होगा तभी तो रोएगा वो पब्लिकली। कितनी बार मोदी जी को हमने देखा है रुआंसा होते हुए, और ये कह रहे हैं कि संवेदनशील नहीं है। ये तो गलत बात है साहब। व्यास साहब, नहीं, गलत बात नहीं है। मैं वासुदेव जी के साथ वहां भी सहमत हूँ। मोदी जी का एक पर्सनालिटी है, वो एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते हैं। वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड आई हैव कम हियर टू एक्ट। तो इनके लिए दुनिया एक मंच है और मैं यहाँ अभिनय करने आया हूँ।
अब उनके एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते हैं, कब रोना है, कब हंसना है, कब किसको बुलाना है, कब किसको इग्नोर करना है, कब किसको उचकना है, कब किसको गिराना है। ये एक स्क्रिप्ट होती है इनकी, इसमें कोई संवेदना नहीं होती। वासुदेव जी जो कह रहे हैं मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ओके वासुदेव जी, एक और सवाल, थोड़ा पर्सनल सवाल होगा, और आप उम्र में हमसे बड़े हैं, मुझे आपकी इज्जत भी करनी चाहिए और मुझे बहुत तल्ख सवाल भी नहीं पूछने चाहिए, आप मेहमान हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं, दोस्त हमारे देख रहे हैं आपको। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने मोदी जी से दूरियां कब बना ली, कब आप मोदी जी को समझ गए, दूरियां कब बना ली आपने? नहीं, मेरी दूरी किसी से मैं दूरी रखता ही नहीं हूं। मुझे लगता है कि देश में जो तंत्र चल रहा है उस तंत्र से लोगों की भलाई, अंत्यज जो है Yes. इनका कोई भलाई होता है या नहीं होता है, तो ये पूरी व्यवस्था में इस व्यवस्था का जो बैक पार्ट जो होता है ना, जहां से इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाया जाता है, ये लाभ उठाकर जो काम करना शुरू किया, इससे मुझे लगा कि अब ये नाव पार होने वाली नहीं है, वो लोगों को सुखाकारी ये नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैंने सारे संघ के जितने भी अधिकारी हैं इनसे मेरा आज भी ऐसा नहीं है कि मैं इनका कोई विरोधी हूं, इनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन ठीक, मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं से लोगों के हित के लिए जो उपयोग करना चाहिए था, इनके बजाय आपकी खुद की सत्ता बनाए रखने में किया है, इसलिए दूरी तो अपने आप बढ़ जाती है, कोई घटना, कोई स्पेशल घटना से नहीं। जी चलिए, गुजराती होते हुए अच्छी हिंदी बोलते हैं। पटेल साहब कह रहे हैं कि भाई उनको लगा, एक वक्त ऐसा लगा कि भाई मोदी जी अपनी कुर्सी के लिए को ज्यादा तवज्जो तरजीह देते हैं और देश का, समाज का इतना ख्याल नहीं, फोकस जो है वो पॉलिटिक्स, जो उनकी मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो सत्ता की पॉलिटिक्स है, कुर्सी की पॉलिटिक्स है, ये इनका कहना है, और इसलिए वो दूरियां बढ़ती चली गई। व्यास साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप जैसे आदमी से ही ये सवाल हो सकता है जो जिसकी रिसर्च हो, जो मोदी जी को जानता हो, आप कह रहे हैं 1977 में पहली बार मुलाकात हुई, फिर 85 से लगातार आप उनके साथ रहे और लंबा सफर रहा, आपसे सवाल ये तो लाजमी है, क्या आपको लगता है 17 सितंबर जब मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं और हम लोग अगस्त के एकदम आखिर में बैठे हैं, अगले महीने सितंबर का महीना आ रहा है, 17 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है अब तो, क्या आपको लगता है 17 तारीख को मोदी जी कुर्सी छोड़ सकते हैं? क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि 75 बरस के जब हो जाना चाहिए तो फिर दूसरे के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। क्या मोदी कुर्सी से उतर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं? अब इनको निवृत्त होना है नहीं होना है, ये मैंने कई बहसों में जवाब दिया है कि मैं ऐसा मानता हूं, और मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि मैं ऐसा कोई लॉजिक नहीं देखता खुद व्यक्तिगत तौर पे कि बीच रास्ते में उनसे 75 साल हुए इसलिए घोड़े से उतार दिया जाए। ऐसा चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं करते हैं, उनको भी 6 महीने, 8 महीना, 12 महीना का एक्सटेंशन दे देते हैं। तो मैं नहीं मानता कि एक तो ये स्वेच्छा से सत्ता छोड़ने वाली बात उनके जहन में नहीं है। नरेंद्र भाई ऐसे ही सत्ता छोड़ के बोले कि मैं जोड़ा उठा के चल दूंगा, ये सब बहकावे में नहीं आता। वो डायलॉग है, स्क्रिप्टेड डायलॉग है, तो वो खुद छोड़ेंगे सत्ता, वो नहीं मानता। मगर देश में परिस्थितियां कुछ अगर ऐसी खड़ी हो जाए कि इनके लिए एक कंपल्शन हो जाए, क्योंकि मेरा दूसरा एक जो साइड है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, और शायद वासुदेव जी भी चंद्रकांत शुक्ल को जानते होंगे, अभी यूके में है। तो ये जो लोग हैं वो मेरी ऑफिस से ही वर्चुअली ऑपरेट करते थे, और उनको छोटा बड़ा कोई कार्यक्रम के लिए किसी से एडवर्टाइजमेंट या वैसा चाहिए तो भी मैं इनको हेल्प कर देता था। तो मेरा ज्यादा जो लगाव रहा, और उस समय अमित शाह भी कार्यकर्ता थे। अमित शाह से मेरा परिचय काफी पुराना है, और मेरे अच्छे दोस्त। कब से परिचय आपका अमित शाह से? 80 से, मैं 82 से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में। आपकी अमित शाह से अब बातचीत होती है? अमित शाह से बातचीत होती है? कभी हो जाती है, हमें काम नहीं है कुछ। देखिए, नेम ड्रॉपिंग करने से या बिना काम ऐसे फोन करके, हाँ उनके जन्मदिन के दिन में ईमेल भेज देता हूँ शुभेच्छाओं का, ये अलग बात है। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। सवाल, रिटायर होंगे कि नहीं होंगे? दिल क्या कह रहा है? नहीं होंगे, आपका स्वेच्छा से रिटायर नहीं होंगे, स्वेच्छा से नरेंद्र भाई निवृत्त नहीं होंगे।
चलिए, और मैं भी मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ओके, होना चाहिए, ये कह रहे हैं रिटायर होना चाहिए। भाई पटेल साहब, 1973 से लेकर हम 2025 पर आ गए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी रिटायर होंगे? क्योंकि भाई आप इतने पुराने साथी रहे हैं, तो आपसे सवाल तो पूछा जा सकता है। मोदी जी का माइंड आप हमसे बेहतर रीड करते हैं। मोदी जी रिटायर होंगे या नहीं होंगे? नहीं, खुद अपने आप तो वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, लेकिन दो बात है कि इनकी जो स्थिति परिस्थिति जो बनी है लोकसभा में बहुमत को लेकर, वो वहां पर अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ऐसा है कि संघ कोई बात ठान लेता है, तो जब तक ये काम पूरा नहीं होता है, संघ ने अब ठान लिया है कि ये बंदा देश के लिए या तो हमारे लिए या तो संघ के लिए ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए संघ ने ठान लिया है कि जाना चाहिए। तो संघ जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक इनके पीछे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि इनको तो कुछ गंवाना ही नहीं। संघ को तो क्या है कि ठीक नहीं लगा है, देश के हित में नहीं लगा है, लोगों के हित में नहीं है, अपने संगठन के हित में नहीं है। तो जब तक मोदी जी रिजाइन करके या तो प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ने के लिए कंपल्सन नहीं हो जाएगा, तब संघ वही काम करेगा कि ये जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, सिचुएशन ऐसी बन जाए, इतना प्रेशर आ जाए, तभी मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और जो 75 साल का एक अघोषित नियम बनाया गया था, जिसके तहत हमने बड़े बड़े नेताओं को रिटायर होते हुए देखा हो, चाहे वो अरुण शौरी हो, यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लंबी फेरी से जो भी 75 साल के ऊपर थे, अडवाणी जी भी थे, सारे लोग किनारे कर दिए गए। ये नियम मोदी जी के लिए नियम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर दबाव हुआ तो मोदी जी कुर्सी से हट सकते हैं। एक अंतिम सवाल मैं सोच रहा हूँ व्यास साहब से पूछ लूं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी जब कुर्सी छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी आ सकती कि कुर्सी छोड़नी पड़ सकती, तो क्या अमित शाह को बैठा के जाएंगे व्यास साहब? देखिए, वो उनके हाथ में नहीं होगा। अगर उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ा तब किसी को बिठाने का उनके हाथ में नहीं होगा, और तब परिस्थितियां क्या होती है पॉलिटिक्स में, इसका आगाह करना मुश्किल है। मगर मेरी सोच है, और वासुदेव जी शायद ये सोच रखे न रखे, मुझे नहीं पता, मगर मैं मोदी जी का ये पूरा जो विकास हुआ है बरगद के पेड़ की तरह हुआ है बीजेपी के ऊपर, तो उसके नीचे कुछ नहीं बढ़ा है। तो वैकल्पिक जो नेतृत्व का विकास होना चाहिए, बीजेपी के पास आज नहीं है। They have over depended on Mr. Modi for far too long. तो जिस दिन मोदी जी नहीं रहे, उस दिन क्या होगा उसकी कल्पना, मुझे तो लगता है कि बीजेपी के 2 या 3 भाग भी हो सकते हैं, वहां से लेकर कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आपको लगता है मोदी जी अगर स्थितियां आ गई कि कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे या फिर ऐसा ये मौका नहीं मिलेगा उनको? ये जो बाकी की जो पार्टियां हैं ना, वो कोई ना कोई परिवार से चलती है, ये संघ से चलने वाली पार्टी है। इसलिए कोई भी नेता संघ में हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अपना उत्तराधिकारी बना सके ऐसी स्थिति यहाँ है ही नहीं। ओके, ठीक है। आज 2 खास मेहमान थे हमारे साथ। जयनारायण व्यास थे, जो 1977 से लेकर मोदी जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इनका ये कहना है कि मोदी जी अपनी धुन से चलते हैं, जो वो सोचते हैं उनको लगता है वही सही है। उनका एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और इसलिए भले ही देश भर में बाढ़ हो, त्राही त्राही हो, मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से स्क्रिप्टेड होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां, प्रेशर हुआ तो मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर वो प्रेशर में कुर्सी छोड़ते हैं तो अमित शाह का नंबर नहीं लगता उस कुर्सी पर बैठने के लिए। और इसी तरह की कुछ चीजें जो हैं वो वासुदेव पटेल साहब ने कही, जो 1973 से मोदी जी के साथ रहे। इनका ये कहना है कि मोदी जी के लिए जो मतलब फोकस है, जो उनका जो पूरा का पूरा उनका जो आप कह सकते हैं मकसद है सियासत में, वो कुर्सी पर बने रहना। इतनी आसानी से वो जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक बात पटेल साहब ने जरूर करी, जो व्यास साहब ने कही, कि अगर स्थितियां बन गई, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता गया बीजेपी पर, और उन्होंने ये भी कहा कि अल्पमत में सरकार है, इसलिए ये स्थितियां आ सकती, तब मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा नहीं। वासुदेव पटेल साहब, आप कनाडा से जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और व्यास साहब, आपका भी बहुत बहुत बिग थैंक्स टू यू कि इतने करीब रहकर भी आपने
खुलकर बातें की। बहुत कम लोग अहमदाबाद गुजरात से ऐसी बात कर पाते हैं। थैंक यू सो मच ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। थैंक यू मैंने थैंक यू मुझे सो जो मच। लगा वो बोला है, विथ Thank you so much. love to all and malice to none. जी जी, थैंक यू सो मच, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो Okay. मच।